हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हो? पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही होगी। लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन की भी आप लोगों को पालना करनी है। और घर पर बैठकर आप लोग ये नहीं कि मटरगश्ती कर रहे हैं, आराम से तैयारी करें। बहुत से यूट्यूबर हैं, कोचिंग वाले हैं, अच्छी अच्छी वीडियो डाल रहे हैं, उन्हें आप देखते रहें। देखिए हम लोग जो चर्चा करेंगे वे ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग स्टूडियो नहीं जा पा रहे और स्टूडियो से वीडियो बना के अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि लॉकडाउन की वजह से समस्याएं हैं। स्टूडियो दूर पड़ रहा है और कुछ राजकार्य में भी काफ़ी बिजी हैं, इस कारण से टाइम नहीं मिल रहा। तो मैंने एक प्लानिंग की है। प्लानिंग ये की है कि घर बैठ के हम लोग छोटे छोटे मुद्दे, बहुत छोटे छोटे मुद्दे जिनके हम लोग कहीं न कहीं जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उनमें हमको ज़रूरत पड़ती है और वहाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको हम लोग वहाँ सीख लेंगे तो निश्चित तौर से भी आपके जो भी आप विषय पढ़ते हो, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो, वहाँ आपके काम देंगे। तो मैं छोटे छोटे टॉपिक उठाऊंगा, बहुत छोटे छोटे टॉपिक जिनसे आपके आसानी से कुछ बातें हैं जो समझ में आ जाए। जैसे हम लोग बात करें राजस्थान की भाषा बोलियों में, तो देखिए साथियों, भाषा बोली आप लोग पढ़ते हो तो मैंने कई बार ये क्लासों में महसूस किया है कि भाषा बोली हमारा टॉपिक अब कंप्लीट हो गया, काफी हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट से कि डिंगल और पिंगल क्या है, तो स्टूडेंट लाचार हो जाता है। कोई डिंगल क्या बताता है, पिंगल क्या बताता है। तो डिंगल और पिंगल को राजस्थान की भाषा बोलियों के संबंध में हम बात करें तो डिंगल और पिंगल को बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना। और डिंगल पिंगल हम लोग समझ गए तो आप ये मानना कि जो आपके भाषा बोलियां हैं, भाषा बोलियों का टॉपिक अब बहुत इजी हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिकों में छोटे छोटे मुद्दे हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। और घर से ये वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं तो स्टूडियो जैसी क्वालिटी नहीं आ पाएगी, लेकिन जैसे ही प्रयास होगा आप लोग छोटे छोटे टुकड़ों में वीडियो अपलोड करके आप तक पहुंचाएं। और जो भी आप लोगों का स्टूडियो से प्रोग्राम रहा, जो भी क्लासों का, वे कंटिन्यू वहां से जारी रहेगा लॉकडाउन के बाद में। देखिए डिंगल और पिंगल की हम बात करें तो सबसे पहले अपन को एक शब्द समझना पड़ेगा, मरुभाषा। कि मरुभाषा क्या है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा तब आप राजस्थान की भाषा बोलियों का चैप्टर की आप बात करते हैं तो सबसे पहले एक शब्द आता है मरुभाषा। कि राजस्थान के सबसे प्राचीनतम जो भाषा के रूप में हमें कहीं उल्लेख मिला है तो वे मरुभाषा के रूप में मिला है। और मरुभाषा को हम प्राचीन राजस्थानी कहते हैं, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसी को मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि मरुभाषा क्या है। देखिए हम लोगों को कोई भी प्राचीन जानकारी जुटानी हो तो निश्चित तौर से हमें उस समय के इतिहास में जाना पड़ता है। इतिहासों में जाना पड़ता है, शिलालेखों में जाना पड़ता है, प्रशस्तियों में जाना पड़ता है। तो ऐतिहासिक स्रोत हमको देखने पड़ते हैं। तो हम लोग मरुभाषा को ढूंढेंगे तो हमें निश्चित तौर से इतिहास में जाना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान है, विशेषकर जालोर, बाड़मेर, मंडोर का कुछ भाग है, यहाँ जो राठौड़ है, राठौड़ों से पहले एक राजवंश हुआ और उस राजवंश का नाम था गुर्जर प्रतिहार। यानी गुर्जर प्रतिहारों ने वहां पे शासन किया था। बाद में राठौड़ आए, राठौड़ बहुत बाद में आए क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों ने अपना जो राज्य है वे राज्य राठौड़ों को दहेज में दे दिया था। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है और ये जालोर के आसपास की बात कर रहा हूं मैं। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश में एक राजा हुआ करते थे और उन राजा का नाम था वत्सराज। यानी राजवंश हो गया गुर्जर प्रतिहार और राजा का नाम क्या हो गया? वत्सराज। वत्सराज राजा आप जानते होंगे सब, जो त्रिदलीय संघर्ष था, त्रिदलीय संघर्ष वाला वत्सराज की बात कर रहा हूं। तो वत्सराज राजा के दरबार में एक दरबारी कवि रहते थे, उनका नाम था उदोतन सूरी। क्या नाम था? उदोतन सूरी। उदोतन सूरी ने जालोर के किले में, जालोर में एक रचना लिखी और उस रचना का नाम है कुवल्य माला। कुवल्य माला। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश, राजा का नाम वत्सराज और उनके दरबारी कवि का नाम क्या था? उदोतन सूरी। उदोतन सूरी ने एक रचना लिखी कुवल्य माला। यदि हम लोग इस रचना का समय देखें तो देखिए, अगर हम लोग विक्रम संवत में देखें, विक्रम संवत में देखें तो विक्रम संवत में अलग समय आएगा और हम लोग यदि ईस्वी में देखें तो ईस्वी में अलग समय आएगा। जैसे हम लोग बात करें विक्रम संवत की तो विक्रम संवत 835। अब विक्रम संवत का यदि हम लोगों को सन बनाना है तो हम लोग 57 माइनस करते हैं। आप सब जानते होंगे कि जो सन है, सन से 57 वर्ष आगे हमारा विक्रम संवत चलता है। तो विक्रम संवत 835 और यदि हम लोग ईस्वी की बात करें तो 835 में से हम लोग 57 माइनस कर देंगे
तो 778 ईस्वी आ गया। 778 ईस्वी का समय या विक्रम संवत 835, दोनों के बीच में 57 वर्ष का अंतर है। 57 प्लस कर देंगे संवत बन जाएगा, संवत में से 57 माइनस कर देंगे तो आपका सन बन जाएगा। तो कोल्यमाला की रचना जो उदोतन सूर्य ने की वे विक्रम संवत 835 में की, और यदि हम सन की बात करें तो 778 ईस्वी में की। अब आप कहेंगे सर ये कोल्यमाला की आपने यहां बात क्यों की है? कोल्यमाला की बात मैंने इसलिए की है कि राजस्थानी भाषा का यदि हमें कहीं प्राचीनतम उल्लेख मिला है तो वे प्राचीनतम उल्लेख कोल्यमाला में मिला है। यानी उदोतन सूर्य की जो रचना है कोल्यमाला में हमें यह बताया गया है कि कोई मरु प्रदेश है और मरु प्रदेश की भाषा का नाम क्या है? मरु भाषा। मरु प्रदेश यानी उस समय कोई राजस्थान नाम कोई प्रदेश नहीं था, और आप सब जानते हो राजस्थान के विभिन्न नाम रहे हैं भौगोलिक प्राचीन नाम, उनमें एक नाम मरु प्रदेश भी था। तो मरु प्रदेश की भाषा का नाम क्या है? मरु भाषा। हमको मरु भाषा राजस्थानी का सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, रूप मिलता है, तो वे मरु भाषा है। और किसमें मिलेगा? कोल्यमाला में। कब मिलेगा? 778 ईस्वी में, विक्रम संवत 835। कोल्यमाला किसने लिखी? उदोतन सूर्य ने लिखी। और उदोतन सूर्य कौन थे? गुर्जर प्रतिहार राजवंश के एक राजा हुआ करते थे, वत्सराज। वत्सराज के दरबारी कवि हुआ करते थे। तो यहां तक मेरी बात को समझ गए होंगे भाई। गुर्जर प्रतिहार राजवंश, वत्सराज राजा का नाम है, दरबारी कवि का नाम उदोतन सूर्य है। और हम लोग बात करें 778 ईस्वी या विक्रम संवत 835, तो उन्होंने जो रचना लिखी उसका नाम कोल्यमाला है। और कोल्यमाला में हमें सबसे प्राचीनतम जो रूप मिला है राजस्थानी का, उसका नाम क्या है? मरु भाषा। समझ में आ गया? आपको थोड़ी रुचि दिखानी पड़ेगी समझने के लिए, क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं हूं और बोर्ड और मार्कर अपने पास में नहीं है। देखिए अब लेकिन आप कहेंगे सर ये जो मरु भाषा है, मरु भाषा का तो हमें वर्तमान में उल्लेख ही नहीं मिलता, ये मरु भाषा कहां चली गई? ये मरु भाषा कहां चली गई? गई नहीं है। ये जो मरु भाषा है ये अपना रूप परिवर्तन करती चले गई, रूप परिवर्तन करती चले गई, इसके नाम बदलते गए, और बदलते आज की जो राजस्थानी है वे प्राचीनतम रूप उसका क्या है? मरु भाषा। यानी मरु भाषा ही राजस्थानी है। आप कहेंगे सर हमारे तो समझ में नहीं आया, ये मरु भाषा राजस्थानी कैसे बन गई? देखिए समझना पड़ेगा हम लोगों को। मैं एक लाइन ये कहूंगा आपसे कि ये मरु भाषा है, ये ही मारवाड़ी बनेगी, ये मारवाड़ी आगे चलकर डिंगल बनेगी, यही डिंगल आगे चलकर चारणों की बोली बनेगी, यही चारणों की बोली आगे चलकर मानक बोली बनेगी, और यही मानक बोली है आगे चलकर साहित्य की बोली बनेगी, और यही लास्ट में राजस्थानी बनेगी। ये हम लोगों को समझना है। यानी डिंगली मारवाड़ी बनेगी, मरु भाषा मारवाड़ी बनेगी, मारवाड़ी डिंगल बनेगी, डिंगली चारणों की बोली बनेगी, चारणों की बोली है वे साहित्य की बोली बनेगी, और यही मानक बोली बनेगी, और अंत में यही क्या बनेगी? राजस्थानी। अब आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, आएगा भी नहीं। अब समझ में आगे देखिए, हम लोग बात कर रहे थे डिंगल और पिंगल क्या है। अब आपको डिंगल और पिंगल समझनी पड़ेगी। देखो हम लोग यहां दो जातियों की बात करेंगे। साहित्य लेखन में दो जाति है, एक तरफ हमारे पास में डिंगल है और एक तरफ हमारे पास में पिंगल है। दो जातियों की हम यहां बात करेंगे, एक जाति चारण और एक जाति भाट। चारण जाति और भाट जाति, चारण जाति और भाट जाति। अब दूसरा पॉइंट हम ये समझेंगे कि लिखने का जो रूप है, जैसे एक गद्य में है और एक पद्य में है। किसमें है? गद्य में है और पद्य में है। अब एक तरफ हम लोग देखें कि गद्य की हम बात करें तो देखो आपके कहानी है, कविता है, ख्यात है, आपके सोरठे हैं, ये सब इसमें आएंगे। पद्य में हम बात करें दोहा और छंद। आगे आप देखेंगे कि ये जो कहानी, कविता, ये हम लोग सब देखते हैं, सोरठे, ख्यात, तो इन पे मारवाड़ी का प्रभाव होता है। और दोहे और छंदों की हम बात करें तो दोहे और छंद कहां? ब्रजभाषा में मिलते हैं। अब आप पुनः मेरी बात को समझे। देखिए कि चारण जाति के जो कवि हैं, किस जाति के? चारण जाति के। चारण जाति के कवियों ने जो रचना लिखी है वे रचना आपके डिंगल है, और उसे लिखने का जो रूप है
वे गद्य है। यानी उन्होंने जो लिखा है वे मुहावरा, कहानी, कविता, ख्यात और शॉर्ट है, और ये सब होता है मारवाड़ी में। अब आप दूसरी तरफ आइए। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? पिंगल है। पिंगल में देखिए हम तुलना करेंगे। हमारे पास में डिंगल में चारण जाति थी, पिंगल में भाट जाति आ गई। डिंगल में गद्य था, पिंगल में पद्य आ गया। डिंगल में कहानी, कविता, लोक कथाएं और मुहावरे, आपके ख्यात, ये आ गया। इधर देखेंगे पिंगल में तो हमारे पास दोहा और छंद आ गया। इसमें मारवाड़ी का मिश्रण आ रहा है और दोहा और छंद पर ब्रज भाषा का मिश्रण आ रहा है। अब ये बात समझ गए? अब देखिए, अब समझ में आएगा आपके। डिंगल शैली हम उसे कहते हैं, यानी डिंगल क्या है? चारण जाति के कवियों ने गद्य में जो रचनाएं की हैं, विशेषकर कहानी, कविता, मुहावरे, ख्यात और शॉर्टे, जिस पर मारवाड़ी का प्रभाव हो, उस शैली को हम लोग डिंगल कहते हैं। पिंगल देखिए, बाहट जाति के रचनाकारों ने जो पद्य में रचनाएं की हैं, विशेषकर दोहा और छंदों में रचनाएं की हैं, जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है, वे क्या है? पिंगल। यानी मारवाड़ी को लिखने की जो शैली है वे डिंगल है, और ब्रज भाषा को लिखने की शैली है वे क्या है? पिंगल है। यानी राजस्थान का वे साहित्य जो विशेषकर गद्य में है, डिंगल है। राजस्थान का वे साहित्य जो विशेषकर पद्य में है, वे क्या है? पिंगल है। राजस्थान का वे साहित्य जिसपे प्रभाव चारण जाति का रहा है, वे डिंगल है। और राजस्थान का वे साहित्य जिस पर प्रभाव भाट जाति का रहा है, तो वे क्या है? पिंगल है। समझ में आ गया डिंगल और पिंगल? देखिए, राजस्थान में मैंने बोला था डिंगल में ख्यात, तो ध्यान रखना जिन किताबों के पीछे ख्यात लगा हुआ है, जिन किताबों के पीछे ख्यात लगा हुआ है, यानी राजस्थान का जो ख्यात साहित्य है वे आपका डिंगल की देन है। और रासो साहित्य, रासो साहित्य है जो आपके पिंगल की देन है। अब आप देखिए, बहुत अच्छी तरीके से डिंगल और पिंगल समझ में आ गया। अब आपको किताबों में एक पॉइंट और लिखा मिलेगा कि पश्चिमी राजस्थान के साहित्य की शैली रही है, वे डिंगल रही है। पूर्वी राजस्थान के साहित्य की शैली रही है, वे पिंगल रही है। ये भी आप लोगों को पॉइंट मिलता है, इसको मैं क्लियर कर दूंगा। और राजस्थान के साहित्य की शैली वे क्या रही है? डिंगल रही है। देखिए कैसे रही है, मेरी बात को समझे। तब किसी जमाने में हमारा प्रदेश राजस्थान मरु प्रदेश था, तो उस जमाने में हमारी भाषा कौन सी थी? मरु भाषा। कोई समस्या? तब हमारा जमाना बदला, समय आगे बढ़ा, तो हमारे पास में जो मरु प्रदेश था वे बन गया मारवाड़। तो जो भाषा मरु भाषा थी वे क्या बन गई? मारवाड़ी बन गई। मरु भाषा क्या बन गई? मारवाड़ी, क्योंकि मरु प्रदेश क्या बन गया? मारवाड़। अब आपको अभी मैंने बताया है कि मारवाड़ी को लिखने की जो शैली है, किसको? मारवाड़ी को लिखने की जो शैली है वे क्या है? डिंगल। तो मारवाड़ी क्या बन गई? डिंगल। क्लियर? अब डिंगल को किसने लिखा है? चारणों ने। तो डिंगल क्या बन गई? चारणों की बोली। अब आप रुकिए, देखिए कि राजस्थान का जो साहित्य है, एक तरफ चारण जाति लिख रही है, एक तरफ भाट जाति लिख रही है। चारण जाति ने जो लिखा डिंगल में है और भाट जाति ने जो लिखा पिंगल में है। मूलतः साहित्य लेखन का जो काम हुआ है, मूलतः वे चारण जाति ने किया है। अब आप ये नहीं कह सकते सर भाट जाति ने काम नहीं किया। अरे भाट जाति ने काम किया तो ही तो हमारी पिंगल बनी है। भाट जाति ने काम किया तो ही तो पिंगल बनी है। लेकिन उन दोहा और छंदों में, और राजस्थान के साहित्य में दोहा और छंद हमें कम मिलते हैं, क्योंकि ये मूलतः ब्रज भाषा की देन है। ऐसा नहीं है भाट जाति ने साहित्य नहीं लिखा। भाट जाति में तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए। जैसे आप विशेष करें बात करेंगे तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा। तो चंद्रबरदाई कौन थे? भाट जाति के थे। तो कहने का मतलब मेरा कि अधिकांश जो राजस्थान का साहित्य लिखा है, वे अधिकांश राजस्थान का साहित्य किस जाति ने लिखा है? चारण जाति ने। तो डिंगल जो है वे डिंगल किन की बोली बन गई? चारणों की बोली। अब सर्वाधिक राजस्थान का साहित्य किस में लिखा गया? डिंगल में।
तो डिंगल क्या बन गई, साहित्य की बोली। और सर्वाधिक साहित्य लिखा गया इसलिए मतलब क्या हो गई, मानक बोली। और अंत में इसे ही प्रस्तावित किया गया है राजस्थानी के लिए। तो ये मारवाड़ी मरुभाषा क्या बन गई, राजस्थानी। देखिए मरुभाषा क्या बनी, मारवाड़ी। क्लियर। मारवाड़ी डिंगल, डिंगली चारणों की बोली, और चारणों की बोली साहित्य की बोली, और साहित्य की बोली क्या बन गई, मानक बोली। और मानक बोली क्या बन गई अंत में जाके हमारी राजस्थानी। बताइए कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है ना। और आपने सुना होगा कि जो केसर सिंह बारेट है, आपको एक बात और जानकारी दिला दूं मैं, केसर सिंह बारेट ने जो चेतावनीरा चुंगटिया जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तो केसर सिंह बारेट ने तय किया कि हमारा महाराणा यानी मेवाड़ का महाराणा दिल्ली दरबार में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन राजा है, हम इनसे लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो आपको ध्यान होगा जो 13 सोरठे लिखे वे किस शैली में लिखे, डिंगल में। तो यही तो डिंगल है, इसीलिए तो मैंने सोरठे शब्द यहां इस्तेमाल किया था, तो डिंगल है। अब देखिए उन्होंने चेतावनीरा चुंगटिया जो लिखा वे डिंगल में लिखा। और ध्यान रखना डिंगल अलग है और हिंदी अलग है। आपसे लिपि पूछे कि राजस्थानी, राजस्थानी मतलब डिंगल, राजस्थानी मतलब मारवाड़ी, तो आपसे पूछे लिपि, तो ध्यान रखना जो देवनागरी लिपि है, कौन सी, देवनागरी, वे देवनागरी लिपि आपके हिंदी भाषा की है। और आप बात करेंगे कि राजस्थानी भाषा की लिपि, तो ध्यान रखना बनियावाटी लिपि बोलते हैं इसे मुड़िया लिपि बोलते हैं और इसे महाजनी बोलते हैं। यानी राजस्थानी भाषा की लिपि अलग है और हिंदी की लिपि अलग है। स्टूडेंट कई बार गलती कर बैठता है, पूछा जाता है कि राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है, पहला ऑप्शन देवनागरी मिलता है, वे देवनागरी कर जाएगा क्योंकि देवनागरी हमारा काफी बार पढ़ा हुआ है। माइंड जबरदस्ती करने का प्रयास करेगा कि देवनागरी नहीं, राजस्थानी की लिपि है वे देवनागरी नहीं है। राजस्थानी की जो लिपि है वे मुड़िया लिपि है, महाजनी लिपि है, और इस लिपि को ही हम लोग बनियावाटी लिपि बोलते हैं। तो आपने जो डिंगल शैली में जो केसर सिंह बारेट ने 13 सोरठे लिखे थे, वे 13 सोरठे यहीं तो लिखे गए थे, डिंगल में तो लिखे थे 13 सोरठे। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, केसर सिंह बारेट का पहला सोरठा देखिए उन्होंने क्या लिखा, कम समझ में आएगा क्योंकि डिंगल में लिखा, पग पग बम्या पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म, पग पग बम्या पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणारा मेवाड़ हृदय वासियों रे हिंद। एक बार फिर बोल रहा हूं, पग पग बम्या पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणारा मेवाड़ हृदय वासियों रे हिंद। ये चेतावनीरा जो चुंगटिया है उसका पहला सोरठा था और कम समझ में आया क्योंकि डिंगल में है। इसका मतलब यह था कि हे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, जो मेवाड़ के महाराणा है उन्होंने अपनी जन्म भूमि को छोड़कर पूरा जीवन है वे पहाड़ों में बिताया था, इसीलिए आज आपके जो मेवाड़ के महाराणा है वे हिंदुस्तान के जो वासी हैं उनके हृदय में विराजमान है। ए महाराणा फतेह सिंह आप क्यों जा रहे हो दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए। तो मेरे मित्रों ये डिंगल में लिखा गया था, तो आप ध्यान रखना कि देवनागरी लिपि है वे हिंदी की लिपि है, और आपसे पूछा जाए कि डिंगल यानी राजस्थानी की लिपि है, मारवाड़ी की लिपि है, तो उसे महाजनी मुड़िया बनियावाटी लिपि हम लोग बोलते हैं। इसी तरीके से आप लोग ये भी ध्यान रखें कि दिवस, राजस्थानी भाषा जो दिवस है वे राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखना 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस की हमसे बात करें तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। दूसरा आपको एक शब्द और कंफ्यूज करता है, वे शब्द ये है कि सवाल ये पूछा जाता है आपसे, कई बार किताब में लिखा होता है, उसको समझ लें कि पश्चिमी राजस्थान के साहित्य की जो शैली रही है वे डिंगल है और पूर्वी राजस्थान के साहित्य की शैली रही है वे पिंगल है। देखिए कि मारवाड़ी कहां है, पश्चिमी राजस्थान में, और अधिकांश साहित्य पश्चिमी राजस्थान का। राजस्थान के साहित्य की शैली कौन सी है, डिंगल, क्योंकि अधिकांश साहित्य डिंगल में लिखा है। तो पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर जोधपुर ये बाड़मेर इधर का जो बेल्ट है यहाँ की जो साहित्य की शैली रहेगी वे क्या रहेगी, डिंगल। और जो बेल्ट आपका भरतपुर धौलपुर अलवर वाला इधर वाला जो बेल्ट है आप सब जानते हो कि ये बेल्ट आपके उत्तर प्रदेश की तरफ वाला भाग है।
और जो हमारे पास ब्रज भाषा है, वे ब्रज भाषा किधर है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है राजस्थान का, जो उत्तर प्रदेश की तरफ चिपटा हुआ है इधर वाला इलाका, तो वहां जो साहित्य की शैली रही है वे क्या रही है? पिंगल। तो इस लॉजिक को भी आप समझ जाएं, बहुत जरूरी है आपके लिए समझने के लिए कि डिंगल पश्चिमी राजस्थान कवर करेगी, पिंगल पूर्वी राजस्थान कवर करेगी। तो मेरे मित्रों, ये प्रयास घर से ही था, घर से ही ये रिकॉर्ड किया गया सीमित संसाधनों के द्वारा। तो आपको ये मैंने डिंगल और पिंगल क्यों समझाने का प्रयास किया है? डिंगल और पिंगल इसलिए समझाने का प्रयास किया है क्योंकि आप लोग तब भी राजस्थान का साहित्य पढ़ेंगे तो आपको डिंगल और पिंगल कई जगह लिखा हुआ मिलेगा। और हम लोग अमूमन देखा है हम लोगों ने कि स्टूडेंट को डिंगल और पिंगल का पता नहीं है और साहित्य टॉपिक पूरा पढ़ लेते हैं। तो अब डिंगल और पिंगल हमारे समझ में आ गया, तो निश्चित तौर से आप ये मानना कि अब जहां जहां डिंगल और पिंगल आपको मिलेगा तो वहां डिंगल और पिंगल आपके समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा और इससे समझने से आपके राजस्थान का जो साहित्य का टॉपिक है वे भी आपके कवर हो जाएगा। तो ज्यादा लंबा वीडियो तो हम लोग नहीं बना सकते, लेकिन इस तरीके छोटे छोटे वीडियो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिनसे आपका कोई टॉपिक डिस्टर्ब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो वे मैं लगातार बना के आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। मित्रों, आपको ये मेरा प्रयास कैसे लगा? घर से ही चलेगा लॉकडाउन तक। तो ये प्रयास कैसा लगा आप लोग जरा कमेंट करके हमें बताएं कि ये प्रयास कैसा है, और कमेंट करके अगर अच्छा है आप लोगों को तो अच्छा लगे तो हम लोगों को जरूर बताएं, ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना के आप तक पहुंचाते जाऊं। आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। और आप एक बात ध्यान रखें कि आप कमेंट करके जरूर बताएं कि बिना बोर्ड के, बिना मार्कर के, बिना स्टूडियो के ये प्रयास हमारा कैसा लग रहा है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। फिर मैं आप लोगों को पुनः मिलूंगा दोबारा नए टॉपिक के साथ, नई चर्चा के साथ। आप सभी को एक बार पुनः मेरा नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।